ऑनेस्टली अगर अपन बात करें चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है। अब उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। एक चैप्टर लेंदी है और दूसरा आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट रिस्क में ऐसा घूम जाते हो कि घूम 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 जूम जूम हो जाता है तुम्हारा। ठीक है। तो भाई अपन को इतना घूमना नहीं है। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये वीडियो आपके लिए क्यों बना रहा हूँ मैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए कि आपको पता हो कि सर ऑडिट रिस्क क्या बोलना चाह रहा है, ऐसे 315 क्या बोलना चाह रहा है, ऐसे 330 क्या बोलना चाह रहा है, ऐसे 320 में मटेरियलिटी का एंगल क्या है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने से फ़ायदा क्या होगा, एक तो एमसीक्यू आ गया तो आप एमसीक्यू को अप्रोच कर लोगे। और दूसरी चीज़ सर, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में जो रिटेनिंग की जो आपको करनी है ना, उसके लिए आप हैंड रिटन नोट्स का मेरे यूज़ करना, जहाँ पे पूरी बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ लिखी हुई है। आप उसको इस वीडियो के बाद में देखोगे ना, आपको लगेगा सर ये तो हलवा है। ठीक है। तो अपन क्विक वे में स्क्रिबल तरीके से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल चैप्टर का हेडिंग छोड़ दो, क्या मतलब है इसका, वो जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। ये कुछ फलाना आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। ऑडिट रिस्क ऐसे 315, ऐसे 320, 330, इंटरनल कंट्रोल, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन। ठीक है सर। कॉन्सेप्ट नंबर 1 अपन स्टार्ट करते हैं ऑडिट रिस्क का। अच्छा, आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो राजा। लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, बिकॉज ये चैप्टर बहुत 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 ईजी है। ये आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ऑडिट रिस्क। अब ऑडिट रिस्क होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, मेरे साथ में लिखते भी जाना है ना, अपन शॉर्ट में लिखते जाएंगे। गिविंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। गिविंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। अब गिविंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन इसका क्या मतलब है। गिविंग unmodified when financial statement are materially misstated। इसको मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो गलत को सही बोल दिया। सिंपल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भर भर के मटेरियल में स्टेटमेंट थे और ऑडिटर भाई साहब अलग ही लेवल पे अनमॉडिफाइड अनमॉडिफाइड। अरे भाई साहब, यूजर की तो तुमने 12 बजा दी। और यही है सबसे ज्यादा ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑडिटर भाई साहब इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मटेरियली मिस्टेटेड, ही नीड्स टू गिव मॉडिफाइड ओपिनियन। वो भाई साहब बोलता है सब कुछ ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत को सही बोल दिया। दैट इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। ठीक है क्या? हाँ सर। ऑडिट रिस्क में दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दैट इज कंपोनेंट नंबर 1। और एक होता है आपका डिटेक्शन रिस्क, दैट इज कॉन्सेप्ट कंपोनेंट नंबर 2। इन दोनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऑडिट रिस्क डज नॉट इंक्लूड, ऑडिट रिस्क डज नॉट इंक्लूड, इस पे क्वेश्चन आता है, डज नॉट इंक्लूड टू थिंग्स। लॉस ऑफ गुडविल, बिजनेस ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की गुडविल खराब हो, ऑडिटर का बिजनेस जाए, ये सब चीजें ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं है सर। ठीक है। और दूसरा, गिविंग modified opinion when FSR free from material misstatement। अभी मैं इस टॉपिक को समराइज कर देता हूँ, छोटा सा बात। ऑडिट रिस्क का अपन ने क्या मतलब बोला कि सर ऑडिटर भाई साहब इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है, चीजें बिल्कुल खराब थी, गलत थी, उसको सही बोल दिया। ठीक है। ही हैज गिवन अनमॉडिफाइड ओपिनियन इवन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिस्टेटेड। ठीक है। इसके दो कंपोनेंट है, रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट, डिटेक्शन रिस्क, दोनों की बातें कर लेंगे। ऑडिट रिस्क में सर क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती है, एक तो सर क्या, ऑडिटर की बिजनेस रिस्क हो गई, ऑडिटर की गुडविल की बात हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें ऑडिटर ऑडिट रिस्क में पार्ट नहीं आती। और दूसरा सर, ऑडिटर चीजें सब कुछ बढ़िया थी, ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन दे दे। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है भाई, प्रैक्टिकली बहुत रेयर सिचुएशन हुई है ऐसी, क्योंकि उसको है ना बेसिस फॉर ओपिनियन भी देना पड़ता है। ठीक है भाई, मॉडिफाइड ओपिनियन में फिर उसको बताना भी पड़ेगा वो क्यों दे रहा है। ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर गिविंग मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, ये ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं है। ठीक है। वैसे भी सोचो ना यार, ऑडिटर के लिए सबसे मतलब यूजर के लिए सबसे खतरनाक चीज क्या है सर, मॉडिफाइड ओपिनियन देना।
गिविंग अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना जब सब कुछ ठीक है। ठीक है, हाँ सर, दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब यहाँ पे अपन अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इसी में मैं बात कर रहा हूँ 1.1, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट। अब मेरी बात को सुनना, मुझे ऑडिट रिस्क तुम्हें समझानी है, तो ऑडिट रिस्क दो कंपोनेंट होते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट, डिटेक्शन रिस्क। अब मैं पहले इसको डिस्कस करूंगा, फिर डिटेक्शन रिस्क को डिस्कस करूंगा। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट, इसको समझाने के लिए मैं पहले तुम्हें मिसट्रीटमेंट समझा देता हूँ छोटा सा। तो मिसट्रीटमेंट क्या होता है? ठीक है, मिसट्रीटमेंट कुछ नहीं होता, ACP दया, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। ठीक है, रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल FRF, रिपोर्टेड बाय एंटिटी। खत्म हो गया भाई ये, रिपोर्टेड बाय एंटिटी। इनके बीच के डिफरेंस, इनके बीच के डिफरेंस को सर मैंने क्या बोला, एंटिटी ने जो रिपोर्ट करा और जो एक्चुअली उसको रिपोर्ट करना था एज पर एप्लीकेबल FRF, उसके बीच में डिफरेंस को ही मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। एग्जांपल बोलता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ NRV एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, एंटिटी ने उसको कर दिया हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ NRV। सर दिस इज व्हाट मिसस्टेटमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई कर दिया। डिस्क्लोजर जो AS रिलेटेड पार्टी का AS बोलता है ये डिस्क्लोजर दो, एंटिटी ने वो डिस्क्लोजर ओमिट कर दिया या गलत डिस्क्लोजर दे दिए। दैट इज व्हाट मिसस्टेटमेंट। सिंपल, ऑडिटर बस ये मिसस्टेटमेंट के पीछे ही पड़ा हुआ रहता है। ठीक है क्या? हाँ सर, ठीक है, क्लियर। डेफिनेशन याद आपको वैसे भी हो जाएगी, ACP दया, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। अच्छा मेरी बात को सुनना, वी हम कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो हमें ना बहुत, मैं इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ, बट अभी वो मेरे को रेगुलर क्लास नहीं लगानी है तुम्हारी, है ना, एग्जाम में पास में। ठीक है, समझे क्या मिसस्टेटमेंट का मतलब? हाँ सर। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, रोमम 2 लेवल पे होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट 2 लेवल्स। एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एक होता है असर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एक होता है असर्शन लेवल। ठीक है सर, क्लियर। हाँ, अभी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मतलब स्टेटमेंट पूरा फैला हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग इनएप्रोप्रिएट थी पर एंटिटी स्टिल डूइंग। तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न की जगह उसको लिक्विडेशन अकाउंटिंग करनी थी। एंटिटी अगर यही कर रहा है तो भाई भयंकर भयंकर हालत खराब है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे केस में तो तुम है ना एडवर्स ओपिनियन भी देते हो, ऐसे 570 से लिंक करो तो। ठीक है सर, है ना। असर्शन लेवल मतलब कोई पर्टिकुलर असर्शन पे रिस्क है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं असर्शन का मीनिंग भी तुम्हें समझा देता हूँ साथ के साथ ही। असर्शन, सर ये असर्शन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है अबाउट 3 थिंग्स, अकाउंट बैलेंस, AB, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड D इज डिस्क्लोजर। ठीक है, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड D इज डिस्क्लोजर। कुछ भी चीज़ याद मत करो रे अभी, है ना, चीज़ों को समझ लो बस। ठीक है, अब मैनेजमेंट है ना बोलता है, एग्जाम्पल के लिए मैनेजमेंट बोलता है कि सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 50 लाख का है, क्या तुम मान लोगे क्या? क्या तुम मान लोगे क्या? नहीं सर, सर हम ये 50 लाख को वेरीफाई करेंगे, ऑडिटर विल बी अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा ऑडिटर, सर क्यों? टू आइडेंटिफाई प्रोबेबल मिसस्टेटमेंट, टू आइडेंटिफाई प्रोबेबल मिसस्टेटमेंट, दैट इज योर बेसिक लॉजिक। ठीक है, तो असर्शन का सिंपल सा मतलब क्या? मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन अबाउट अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर। ऑडिटर भाई साहब मानता नहीं है, ऑडिटर बोलता है मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बातें, मैं लगाऊंगा ऑडिट प्रोसीजर इन पे टू आइडेंटिफाई प्रोबेबल मिसस्टेटमेंट। ठीक है क्या? हाँ सर, दैट इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट। अब है ना राजा, मेरी बात को सुनना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के भी है ना 2 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक आ गई आपकी इनहेरेंट रिस्क और एक हो गई आपकी कंट्रोल रिस्क। ठीक है, अब इनहेरेंट रिस्क में है ना थोड़ा सा लैंग्वेज पे फोकस करना। लैंग्वेज ऐसे यूज होती है, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी ऑफ असर्शन,
टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट। असर्शन से रिलेटेड ABCD, अकाउंट बैलेंस, क्लास और ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजर बार बार रिपीट होते हैं, तो वो डेफिनेशन में लिखा हुआ है टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट अज्यूमिंग नो कंट्रोल्स आर प्रेजेंट। ये आपकी डेफिनेशन होती है। अब इसका क्या मतलब होता है? पहले ससेप्टिबिलिटी का मतलब अपन बात करते हैं। तो व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? ससेप्टिबिलिटी मतलब होता है वल्नरेबिलिटी। मतलब वल्नरेबिलिटी, यार ये असर्शन में वल्नरेबिलिटी है कि इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा। क्यों? क्यों ये वल्नरेबिलिटी ऑडिटर को क्यों लग रही है? ड्यू टू नेचर, ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस, ड्यू टू नेचर ऑफ असर्शन। अभी एग्जाम्पल दूंगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। स्टार्टअप है, आप मुझे बताओ स्टार्टअप में, आपको पता है सर स्टार्टअप में फंडिंग उठाने के लिए ना प्रॉफिट से तो कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकते, लॉस मेकिंग होते हैं, है ना? तो ये बताओ छेड़खानी किस में करते हैं सबसे ज्यादा? रेवेन्यू। और ऑडिटर है ना, जैसे ही स्टार्टअप इंडस्ट्री देखता है ना, वो ऑडिट करने से पहले समझ जाता है यार ये रेवेन्यू एक ऐसा एरिया है जहाँ पे भाई मटेरियल में स्टेटमेंट मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, हम स्टार्टअप की ऑडिट करने जाएंगे ना, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि रेवेन्यू को सही से देखना यार, यहाँ पे रिस्क मटेरियल में स्टेटमेंट भयंकर मिलेगा। समझे क्या सर? और एग्जाम्पल दो ना, और एग्जाम्पल दो। तो ले, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं प्रोविजन का। अब प्रोविजन में तुम्हें पता है सर, प्रोविजन में उस नेचर है, नेचर ऑफ असर्शन ऐसा है कि सर वहाँ पे मैनेजमेंट का एस्टिमेशन इन्वॉल्व है। जहाँ पे मैनेजमेंट का एस्टिमेशन इन्वॉल्व है, दैट इज अ ट्रिकी एरिया, रिस्क ज़्यादा रहेगी। दैट इज वॉट इनहेरेंट, उसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जिसके कारण सर रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट पैदा हुआ है। ऑडिटर को लग रहा है यहाँ पे तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलेगा भैया। सर और एग्जाम्पल दो ना, और एग्जांपल दो ना। लेट्स से भाई पेरिशेबल इंडस्ट्री है, पेरिशेबल गुड्स की इंडस्ट्री है, तो वहां पे सर आपको पता है वो माल है ना बहुत जल्दी खराब होएगा। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, तो ऑडिटर क्या सोचेगा, यार ये माल जल्दी खराब होगा, मतलब क्लोजिंग NRV, नेट रिलाइजेबल वैल्यू बहुत तेजी से गिरेगी। पता पड़ रहा है सर एंटिटी क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे वैल्यू कर रहा है, सही वैल्यू नहीं दिखा रहा है, ओवर स्टेटमेंट दिखा रहा है। अभी ये थोड़ा सा दिमाग वाला एग्जाम्पल है, ठीक है क्या? हाँ, तो यहाँ पे ऑडिटर क्या, उस नेचर ऑफ आइटम के कारण, नेचर ऑफ बिजनेस के कारण ये उसको लग रहा है यार यहाँ पे है ना वल्नरेबिलिटी है सक्सेशन की टू अ पर्टिकुलर मिसस्टेटमेंट। ये, और यहाँ पे अज्यूम क्या करा जाता है सर, कंट्रोल्स को गोली मारो विदाउट अज्यूमिंग दैट कंट्रोल्स आर नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे कंट्रोल्स कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है सर, अब बात करते हैं कंट्रोल रिस्क की। तो सर ये कंट्रोल रिस्क की क्या कहानी है? कंट्रोल रिस्क में सिंपल सा है कि ये जो कंट्रोल्स है ना, जो डिजाइन करे, इंप्लीमेंट करे, मेंटेन करे, आई थिंक सिंपल बोले तो दे आर नॉट एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट व्हाट? मिसस्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस। मिसस्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल रिस्क। समझे क्या? हाँ सर, मतलब एंटिटी ने कंट्रोल लगाए। ठीक है सर, यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क में मैंने क्या बोला, कंट्रोल्स को मारो मारो गोली, कंट्रोल्स आर नॉट देयर, अज्यूम करो। कंट्रोल रिस्क में क्या सर, वो जो कंट्रोल है ना सर, वहां से रिस्क पैदा हो रही है, बिकॉज द कंट्रोल्स है ना वो सही से काम नहीं करते। दैट इज अ कंट्रोल रिस्क। इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएगा, आपको एक पैराग्राफ देगा, वहां पे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यार ये इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, फिर उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब मैं आपको दोनों ही कहानी में एक चीज बोल देता हूँ, दोनों ही कहानी में ये जो दोनों रिस्क होती है ना, ये एंटिटी के कारण होती है, एंटिटी के कारण। यहां पे ऑडिटर का कोई लेना देना ही नहीं है। ऑडिटर तू साइड में खड़े रहे, एंटिटी तुम्हारे कारण ये इनहेरेंट रिस्क हो रही है, या कंट्रोल रिस्क तुम्हारे कंट्रोल्स के कारण ये रिस्क हो रही है। दैट इज व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है क्या? हाँ सर, और अभी मैं तुम्हें एक चीज बोलूं, अभी एक काम करना, बुक से ना रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट की तुम डेफिनेशन पढ़ना, वहां पे क्या लिखा हुआ होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मटेरियली मिसस्टेटेड बिफोर प्रायर टू ऑडिट। अभी वो लैंग्वेज, वो जो टेक्निकल है ना, वो इतना सा वर्ड, उसका मतलब ही क्या होता है कि ऑडिटर तेरे, तू तो निकल यहाँ से, अभी तेरा कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ये जितनी भी रिस्क हो रही है ना, वो एंटिटी के कारण हो रही है। ऑडिटर तो आएगा वहां पे, डिटेक्शन रिस्क का रोल आएगा। ठीक है, हाँ सर, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अभी मैं आ रहा हूँ, रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गया। अभी मैं 1.2 पे आ रहा हूँ, डिटेक्शन रिस्क। अभी मेरी बात को सुनना, कुछ बच्चों को ये थोड़ा फास्ट लग सकता है, उसका मेरे पास में इलाज नहीं है, उसके लिए बेटा रेगुलर क्लास या एग्जाम ओरिएंटेड या बूस्टर बैच है। ठीक है, ये ऑब्वियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड।
डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। अभी हाँ, अपना अपन ऐसे भी नहीं कर रहे कि हाँ बस जो बोल रहा है उसको हिंदी में बोलते जाओ, वैसा नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डिटेक्शन रिस्क, अब डिटेक्शन रिस्क में ऑडिटर है वो जो खड़ा है ना, उसको बुलाओ। अब ये डिटेक्शन रिस्क के कारण हो रही है बिकॉज ऑफ ऑडिटर। एमटीपी में क्वेश्चन आया था कि पूरा केस स्टडी दिया था और उसमें लिखा हुआ था ये रिस्क ऑडिटर के कारण ही होती है, बच्चों को पिक करना था भाई साहब, वो ऑडिटर के कारण ही की रिस्क होती है डिटेक्शन रिस्क। सर डिटेक्शन रिस्क में मतलब डिटेक्ट नहीं कर पा रहा छोरा हमारा, तो ऑडिटर अनएबल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस। ठीक है सर, मतलब वो ऑडिटर नालायक डिटेक्ट नहीं कर पा रहा मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस, इसके कारण क्या हो रही है, डिटेक्शन रिस्क हो रही है। ठीक है क्या, अब सोचो वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दे भाई साहब, पता पड़ रहा है चीज़ें हालतें खराब थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे क्या? हाँ सर। अभी अभी मैं तुम्हें बोलता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, हाउ टू रिड्यूस डिटेक्शन रिस्क, एग्जाम में आएगा। हाउ टू रिड्यूस डिटेक्शन रिस्क, हाँ भाई डिटेक्शन रिस्क है तो क्या करे सर, ऑडिटर कैसे रिमूव करे? एम्प्लॉई एक्सपीरियंस स्टाफ, एक्सपीरियंस स्टाफ लगाओ ना यार, वो अच्छे से काम करेगा। डू एक्सटेंसिव टेस्टिंग, टेस्टिंग वेस्टिंग बढ़ाओ अपनी, इंक्रीज सैंपल साइज। इससे क्या होगा, तुम्हारी डिटेक्शन रिस्क कम होगी। तुम्हें पता है सर डिटेक्शन रिस्क है तो भाई काम वाम बढ़िया बंदे से करवाओ यार, तुम चेकिंग वेकिंग बढ़िया कराओ यार, सैंपल साइज बढ़िया कराओ तुम। ठीक है क्या? हाँ सर, डिटेक्शन रिस्क का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अभी एक तुम्हें एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देता हूँ। इन न्यू क्लाइंट, इन न्यू क्लाइंट डिटेक्शन रिस्क इज ऑलवेज हाई। सर ऐसा क्यों? अरे पुराना क्लाइंट होगा उसको तो तुम समझते हो, नए क्लाइंट में इंडस्ट्री के नेचर के कारण ऐसा हो सकता है कि सर ऑडिटर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस प्रॉपरली, वहाँ पे सर वो मटेरियल स्टेटमेंट में रिस्क रहता है कि भाई वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये बात एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है सर। अभी एक और चीज़ बोल देता हूँ, डिटेक्शन रिस्क के भी दो कंपोनेंट होते हैं, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क में मैं सिंपल सा बोलता हूँ, सैंपल सेलेक्टेड not representative of, not representative of population। जो ऑडिटर ने सैंपल सेलेक्ट किया जिस पे वो ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है और पॉपुलेशन पे कंक्लूड करने का सोच रहा है, भाई साहब वो सैंपल गलत है, वो सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क। और नॉन सैम्पलिंग रिस्क में क्या होता है, एरनियस कंक्लूजन रीच्ड ड्यू टू अदर देन सैम्पलिंग रीजन। यहाँ पे सैम्पलिंग रीजन नहीं होता, कोई और रीजन होगा जिसके कारण एरनियस कंक्लूजन पे आए। एग्जाम्पल, इनएप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर को आप मानते हो नहीं मानते हो सर, ऐसे 501 के बेसिस पे फिजिकल वेरिफिकेशन में जाना पड़ता है, वो भाई साहब गया नहीं नालायक, इनएप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर, गया नहीं और बोल रहे हैं मैं तो काम चला लूँ, ऐसे बाटा काम चला लोगे तुम? है स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड की बातें नहीं मानते हो तुम। ठीक है, सो राजा दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। आपको बात समझ में आती है क्या? आपको ये 20 मिनट में पूरी कहानी समझ में आएगी ऑडिट रिस्क की। अगर ये कहानी समझ में आ गई ना तो मज़ा आ गया। अभी तुम्हें क्या करना है सर, आगे बढ़ने से पहले व्हाट यू नीड टू डू, मेरे ऑडिट रिस्क के हैंड रिटन नोट्स के गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ पे जाके तुम इसको एक बार मक्खन की तरह पढ़ना, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का भी मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे तुम्हें चैप्टर नंबर 3 पे जाओगे, पहला टॉपिक मिलेगा ऑडिट रिस्क का, वहाँ पे है 8-10 क्वेश्चन, करो मक्खन की तरह, तुम्हारा पूरा काम हो गया। ठीक है, ऑडिट रिस्क कुछ नहीं है, हो गया ये टॉपिक खत्म। ठीक है ना? मेरे को जितना लगा ना तुम्हें समझाना उतना मैंने समझा दिया, अभी तुम एक बार पढ़ोगे ना तुम्हारा काम हो जाएगा पूरा। ठीक है सर, ऑडिट रिस्क हो गया। अब एक बार तुमने ऑडिट रिस्क पढ़ लिया है, मैंने अज्यूम कर रहा हूँ भाई कि तुमने क्वेश्चन इसके कर लिए, उसके बाद में यू आर मूविंग टूवर्ड्स टॉपिक नंबर 2। तो टॉपिक नंबर 2 पे मैं अब आ रहा हूँ। टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 है आपका ऐसे 315। ऐसे 315 में आधे बच्चे तो नाम ही याद करते रह जाते हैं, इसके नाम याद करने में क्या मज़ा। इसको इजी करो ना। पार्ट नंबर 1,
आइडेंटिफाई एंड assess Romum. Part number 2, through understanding entity and its environment. थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, और मैं इंटरनल कंट्रोल भी लिख सकता था साथ में, ठीक है। अभी सुनना, दिस इज योर पार्ट नंबर 1, दिस इज योर पार्ट नंबर 2। बेसिकली व्हाट ऑडिटर नीड्स टू डू, ऑडिटर यहाँ पे प्लानिंग स्टेज पे होता है, और ऑडिटर है ना, सुनना ध्यान से, एंटिटी को समझता है, उसके एनवायरमेंट को समझता है, साथ के साथ में उसके इंटरनल कंट्रोल को भी समझता है, ठीक है। अरे एंटिटी का बिजनेस कैसा है, पूरे A to Z इंडस्ट्री कैसी है, लॉज एंड रेगुलेशन इस पे कैसे लग रहे हैं, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, सेल्स का परचेज का डिपार्टमेंट कैसे क्या काम कर रहा है, उनके कंट्रोल्स कैसे काम कर रहे हैं। ऑडिटर अंडरस्टैंड एवरीथिंग, what he is doing, he is understanding only, try to understand, he is not doing testing part, he is understanding, और उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो आइडेंटिफाई कर रहा है, असेस कर रहा है रोमम, यार इस एरिया में रिस्क होगी, इस एरिया में हाई रिस्क होगी, इस एरिया में कम रिस्क होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ओनली। ये जो तुम नाम पढ़ते हो ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये राजा यही तो होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यही कॉन्सेप्ट होता है। तुम एंटिटी को समझो, उसके एनवायरनमेंट को समझो, उसके बेसिस पे ये सोचो यार यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगी। जैसे मैंने तो एक एग्जांपल दिया था, स्टार्टअप इंडस्ट्री में जाते ही उस एंटिटी में कदम रखते ही मैंने जैसे ही सुना स्टार्टअप, मेरे को लग गया रेवेन्यू में गड़बड़ है। दैट इज व्हाट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यही रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मैंने कंट्रोल्स को समझा, मेरे को समझ गया कि यार यहाँ पे तो तुमने कंट्रोल ही सही से नहीं लगा रखा, ये फील आया कि सर यहाँ पे रोमम होगा, रिस्क मटेरियल में स्टेटमेंट होगा। दैट इज व्हाट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और इसके सिंपल स्टेप होते हैं भाई। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क विच कैन लीड टू रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट। अब ये जो बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई हुई है ना, आपको पता है सर रोमम 2 लेवल पे होता है, तो असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एंड दूसरा व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल। आपको ध्यान है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 कंपोनेंट होते हैं, तो ऑडिटर कुछ नहीं कर रहा, ऑडिटर ये देख रहा है कि यार ये जो बिजनेस रिस्क है, इसके कारण मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। ये रिस्क पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है या एक पर्टिकुलर असर्शन पे है, डेटर पे है, क्रेडिटर पे है, और फाइनली लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, कि भाई क्या चांसेस है कि यहाँ पे मिसस्टेटमेंट मिलेंगे, प्लस पोटेंशियल इम्पैक्ट से क्या लॉजिक होता है, मटीरियलिटी को भी ऑडिटर देखता है, मटीरियलिटी, ठीक है क्या। हाँ सर, और यहीं से अगर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊँ ना बेसिक सा, ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। ये है सपोज करो हाई रिस्क, ऑडिटर ने इसको बोला हाई रोमम, इसको बोला मीडियम रोमम, और इसको बोला लो रोमम। तो लो रोमम में ये कराएगा जूनियर आर्टिकल से काम, हाई रोमम में कराएगा ये भाई मैनेजर लोगों से काम। अब आपको बात समझ में आती है क्या, ये दैट इज अ कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट होता है। अब अभी उसको कोई सपना थोड़ी ना हमारा होता है कि भाई ये यहाँ पे ज्यादा काम कराना है, कम ज्यादा काम कराना है। भाई ऑडिट इज अ रिस्क बेस्ड अप्रोच, ऑडिट हवा में नहीं हो रही है, ऑडिट इज अ रिस्क बेस्ड अप्रोच। ऑडिटर को जहाँ पे फील आएगा ना सर यहाँ पे ज्यादा रिस्क है, वो सर उसको सपना नहीं आ रहा, उसको एंटिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझना पड़ेगा, एंड यही इसके स्टैंडर्ड का दूसरा पार्ट है। आपको बात समझी क्या, आपको थिंकिंग समझी क्या, ये समझोगे तो आपको ये चैप्टर 3 आएगा, वरना तुम करते रहो, वरना तुम्हारा हो गया काम। फर्जी है, बिल्कुल फर्जी चैप्टर है, बस पढ़ किससे रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है क्या। हाँ सर, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। हाँ सर, क्लियर। अभी मेरी बात को सुनो, व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू आर रिवाइजिंग बाय योरसेल्फ। तुम्हें ये टॉपिक मैंने आइडिया दे दिया पूरा A to Z, इस टॉपिक को तुम पूरा पढ़ोगे तुम्हें क्लैरिटी आएगी, ठीक है। यहाँ पे बस एक इतनी सी बात समझ लो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में कौन कौन से प्रोसीजर्स लगते हैं। इंक्वायरी सबसे ज़्यादा होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, इंस्पेक्शन होता है, और रिस्क असेस और
एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। ये 4 प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में लगते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन हीरो होता है भाई, सबसे ज़्यादा ये लगता है क्योंकि अपन इंक्वायरी करके ही तो समझते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना सर, एनालिटिकल प्रोसीजर भी प्लानिंग स्टेज पे लगता है। आपको 4 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट यहाँ से पूछेगा, प्लानिंग स्टेज पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन बैंक में आप जाओगे, ऑडिट रिस्क में ही ये टॉपिक मिल जाएगा। ऑडिट रिस्क को ऐसे 315 में बढ़िया सी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर का मिल सकता है। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं समझ में आता है, एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे 520 का मैंने वीडियो डाल रखा है, स्क्रिबल रिवीजन, वो जाके देख लेना। ठीक है क्या? हाँ सर, डन 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 डन। अब मेरी बात को सुन 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 सुन। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में तुम्हें कोई भयंकर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कुछ नहीं है। एंटिटी को समझना, उसके इन्वायरमेंट को समझना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, एंड आप ये देख लो कि भाई वो एंटिटी किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे है। ठीक है, उस एंटिटी का नेचर कैसा है, ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, इन्वेस्टमेंट कैसा है। ठीक है, उसके इन्वेस्टमेंट के प्लान कैसे है, उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लो, है ना। वो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आपने देख लिया। ठीक है, दिस इज हाउ यू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी ऑब्वियसली। एंड क्या एंटिटी को अंडरस्टैंड करने से काम चलेगा? नहीं सर, एंटिटी के इन्वायरमेंट, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और इंटरनल कंट्रोल अपना एक सेपरेट डिस्कशन हो गया। ठीक है क्या? हाँ सर, दिस इज योर क्लासिक लिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऐसे 315। अभी ऐसे 315 में तुम्हें कुछ लगेगा नहीं, तुम एक बार खुद से पढ़ के देखो, अब फर्जी लगेगा तुम्हें ऐसे 315, कुछ भी नहीं है। दैट करेक्ट समझ में आना चाहिए ना कि भाई ये स्टैंडर्ड बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है क्या? हाँ सर, ठीक है। अभी ऐसे 315, अभी मैं तुम्हारे साथ में कुछ कनेक्शन कनेक्शन खेलूँ क्या? कॉन्सेप्ट नंबर 3, ऐसे 330। ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क। अभी कुछ नहीं होता, ये कुछ भी नहीं है, ये है हमारा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। अभी यहाँ पे है ना, ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी, असेस करी रिस्क, दैट वाज द पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अभी वो क्या केवल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बेसिस पे ऑडिटर ओपिनियन दे देगा? नहीं सर, उसको जितनी रिस्क मिली थी उसके बेसिस पे वो रिस्पॉन्ड करेगा। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, नाम में मतलब छिपा हुआ होता है, कुछ अलग नहीं है। तुम इंग्लिश पे फोकस तो करो। ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, असेस रिस्क कौन सी? जो 315 में उसने असेस करी थी, आइडेंटिफाई असेस करी थी, उसको रिस्पॉन्ड करने की बातें ऐसे 330 कर रहा है बाय अप्लाइंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऐसे 330। खत्म, ये ऐसे 330 का कॉन्सेप्ट बस इतना सा है। तुम पहले ये तो पकड़ो, उसके बाद में इनकी डिटेलिंग की बात करना ना। अभी सुनो 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 सुनो, मैं एक चार्ट बना रहा हूं। चार्ट, ऑडिट प्रोसीजर स्टेजेस। एक हो गई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ऐसे 315 की कहानी है? और एक हो गई आपकी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ये होती है आपके ऐसे 330 की कहानी। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अभी सुनना ध्यान से सर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में तुमने क्या करा? आइडेंटिफाई एंड असेस रूमम, कैसे? एंटिटी को अंडरस्टैंड करके, उसके इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करके, टेस्ट करके। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में राजा क्या करोगे तुम? यहाँ पे तुम रिस्पॉन्स करोगे, रिस्पॉन्स बाय अप्लाइंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, अभी यहाँ पे सर इसके अगर मैं तरीके बताऊँ तुम्हें, तो 2 तरीके होते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल सिंपल, कंट्रोल की टेस्टिंग करना,
कंट्रोल की टेस्टिंग करना। मैंने तुम्हें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या बोला था? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल। यहाँ पे वो राजा कंट्रोल की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में फिर आपके दो हिस्से हो गए, टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अभी थोड़ा सा कनेक्ट करो, यहाँ पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर है, ठीक है। और आप एनालिटिकल प्रोसीजर प्लानिंग स्टेज पे भी लगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा ही था तुम्हारे, हो गया। Me and my darling, ये रहा, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, ये इसकी पूरी कहानी ऐसे 520 में छिपी हुई होती है, स्क्रिबल रिवीजन में मैंने दे रखा है, ठीक है क्या? हाँ सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक पार्ट। ऑडिटर have applied risk assessment procedure, how understand the entity and its environment and its internal control, try to identify areas where risk of material misstatement will be high, जहाँ पे उसको हाई लगा, मीडियम लगा, लो लगा, उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स करना होगा। हाँ सर, जैसे ऑडिट अगर तुम्हें सब टफ सब्जेक्ट लगता है तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी है, अकाउंट्स तुम्हें कम इजी लगता है तो भाई उस पर कम टाइम लगेगा, जीएसटी जैसे तुम्हें इजी लगता है, डायरेक्ट टैक्सेशन तुम्हें जैसे टफ लगता है तो डायरेक्ट टैक्सेशन में तुम्हारा रिस्पॉन्स ज़्यादा होएगा, जीएसटी में रिस्पॉन्स कम होगा। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ऐसे 330 को पिक्चर में मैंने लेके आके यही तुम्हें समझाने जा रहा हूँ कि ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क बाय अप्लाइंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर that have been bifurcated by test of control and substantive procedure। बस इतना सही तो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में ऐसे 330 में बहुत सारी बातें हैं भाई, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होता है क्या नहीं होता, इनसे रिलेटेड भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। बातें खत्म नहीं हुई है, बट पहले ये मुद्दा होना चाहिए कि सर हमको समझ में आता है नहीं आता है, हमको टॉपिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुद्दा तो वही है सर। क्या ये बात आपको क्लियर है क्या? क्या ये बात आपको क्लियर है क्या? हाँ सर। अगर 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 तुमने ये देख लिया ना, तो व्हाट तुम्हारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए? मैं एक इंटरनल कंट्रोल का प्यारा सा वीडियो तुम्हारे लिए बना दूंगा, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल का प्यारा सा वीडियो बना दूंगा जिसमें सर मज़ेदार तरीके से हमें ना इंटरनल कंट्रोल, उसके इवेल्युएशन वाले टॉपिक, टेस्टिंग वाले टॉपिक को लिंक कर देंगे, तो तुम्हारा चैप्टर बड़ा ईजिली समिट जाएगा। उसके बाद में तुम खुद से ऑब्वियसली सर करना ही पड़ेगा, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स दे रखे, आप उसका यूज़ करो। आप एक बार आप खुद से पढ़ोगे ना, मैं आपको बोलता हूँ सर, आपको बहुत इजी चैप्टर लगेगा, कुछ चैप्टर में है नहीं इतना हवा बना रखा है, ठीक है। और बहुत इजी, लिटरली बहुत इजी है, ठीक है क्या? ऐसे कॉन्सेप्शुअल क्लासेस, ऐसे कॉन्सेप्शुअल रिविजन्स और चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, एंड बताना कि भाई कि क्या तुम्हारी अप्रोच थोड़ी सी बेटर हुई क्या इस चैप्टर को टेकअप करने की, ठीक है क्या? हाँ सर। डन 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 डन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।